मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब तक अर्श का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। वो चाहकर भी कुछ बोल पा रहा था। शिवाक्ष यहाँ वहाँ टहलते हुए उसे सुलाने लगा। मन में बोला, अभी से ऐसा हाल हो गया, अभी तो और भी दिन देखने बाकी है। बोलते हुए उसने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। थोड़ी ही देर में अर्श को नींद आ गई थी। शिवाक्ष ने उसे बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके साथ ही सो गया। अब आगे। अगली सुबह अर्श सोकर उठा तो फिर से पूरे घर में घूमने लग गया। अनायरा ने उसे ऐसे यहाँ वहाँ भटकते देखा तो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ है? क्या ढूंढ रहे हो पूरे घर में घूमते हुए? कुछ चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आज आपको जाना है, कल की छुट्टी ली थी ना। हम बोलकर वो उदास सा ही चला गया। अभी भी वो बार बार यहाँ वहाँ देखे जा रहा था। अनायरा समझ रही थी कि वो अंजलि को ही ढूंढ रहा है। उसकी हालत देखकर अनायरा को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये मम्मा को याद कर रहा है, पर फिर भी बोल कुछ नहीं रहा। लेकिन क्यों? कहाँ से सीखी है ये आदत? मन में बातें रखेगा और किसी से कुछ नहीं बताएगा। अपने बाप से सीखी है ये आदत, दीक्षित जी ने उसके पास आते हुए कहा। अनायरा ने उनकी तरफ देखा और बोली, पापा भी ऐसे ही थे क्या दादू? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। और नहीं तो क्या, वो भी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता था। अंजलि के आने के बाद उसने ये आदत थोड़ी बदली और उसे सब बताने लगा। पर फिर भी आदत तो ये उसकी थी, और अर्श में भी आई हुई है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऐसे तो ये अपने अंदर ही सब इकट्ठा करता रहेगा, सबसे दूर तो नहीं होता जाएगा ना दादू। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये बात घर के माहौल पर डिपेंड करती है आरू। जब घर में कोई ऐसा हो जो बातें सुने तो इंसान बता देता है, इसलिए इसको वो स्पेस देना बहुत जरूरी है। और हम सब पूरी कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी अभी ये शायद झिझक या डर से कुछ नहीं बोल रहा है। इसने खुद ही उसको दूर भेजा था और अब खुद ही पास बुलाने से कतरा रहा है। पर मुझे विश्वास है कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शिवाक्ष ने बहुत सही दिमाग लगाया है। अगर अंजलि यही इसके आगे पीछे घूमती रहती तो इसको कोई एहसास न बड़ी यह होता, और वो बेचारी इसको देखकर तड़पती रहती। अनायरा ने सिर हिला दिया और मन में बोली, तड़प तो वो वहां भी रही होंगी, वहां कौन सा उनको चैन होगा? वहां बैठी भी वो यही के बारे में सोच रही होंगी। अनायरा सोच ही रही थी कि तभी उसे अंजलि का कॉल आ गया। उसने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो आरू, सब ठीक तो है ना वहाँ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ मम्मा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ सब सही है। अर्श बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा उदास है, और वो आपकी कमी की वजह से ही है। अभी बस कुछ बोल नहीं रहा, पर बोल ही देगा। आप फिक्र मत करो, जल्दी पापा आपको यहाँ ले आएंगे। अंजलि को थोड़ी तसल्ली हुई। अर्श नहाकर और स्कूल ड्रेस पहन चुका था। शिवाक्ष ने उसे टाई पहना दी और फिर वो कमरे से बाहर भागते हुए आकर मम्मा पुकारने लगा। सब उसे देखने लगे। अगले ही पल अर्श को एहसास हुआ कि वो वहां थी ही नहीं। वो चुप और उदास हो गया। प्रेरणा जी उसे नाश्ता कराने लगी। अर्श को अंजलि की याद आ गई। रोज वो उसको सुबह नाश्ता करवाती थी। वो उदासी से सबके चेहरे देखने लगा। फिर प्रेरणा जी से बोला, मुझे नहीं खाना दादी। क्यों नहीं खाना? खाली पेट नहीं निकलते घर से। खाओ बेटा, मैं खिला रही हूँ ना आपको। चलो मुंह खोलो। अर्श ने फिर से नामे सिर हिला दिया। शिवाक्ष उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला, चुपचाप खाना खाओ अर्श। जिसको आप अपने पास नहीं चाहते थे, अब वो आपके पास नहीं है, तो अब आपको नाराज या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपकी दोस्त को दूर भेजने वाली को मैंने दूर भेज दिया है। अब खुश रहो, चलो खाओ खाना। अर्श ने कुछ पल उसे देखा, फिर चुपचाप खाने लग गया। उसका मन भारी सा हो रहा था। स्कूल के लिए निकलते वक्त भी वह चारों तरफ नजरें घुमाए जा रहा था। अंजलि रोज उसे बाहर तक छोड़ने आती थी, और आज भी उसे थोड़ी सी ही सही, पर उम्मीद थी कि अभी वो उसे बाय करने आ जाएगी। लेकिन उसके गाड़ी में बैठने तक भी जब वह नहीं आई, तो अर्श की वो उम्मीद भी टूट गई। अनायरा भी उनके साथ ही कॉलेज निकल गई थी। अर्श के स्कूल के बाहर शिवाक्ष ने गाड़ी रोक दी। अर्श के साथ अनायरा भी नीचे उतरी और उसे सीने से लगाते हुए बोली, उदास नहीं रहना है, आपके बाकी दोस्त भी तो हैं ना यहाँ पर, उनके साथ मस्ती करना। उदास नहीं मिलने चाहिए शाम को। ओके कोट। अर्श ने हल्के से सिर हिला दिया, फिर अंदर चला गया। अनायरा वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। शिवाक्ष ने अनायरा के कॉलेज की तरफ गाड़ी घुमा दी। गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकी तो उसी वक्त आर्यन की बाइक भी वहीं आकर रुक गई।
अनायरा और आर्यन की नजरें आपस में मिली तो दोनों मुस्कुरा दिए। अगले ही पल आर्यन ने शिवाक्ष को देखा तो मुस्कुराहट थोड़ी सी बदल गई। शिवाक्ष भी मुस्कुरा दिया। अनायरा नीचे उतरी तो शिवाक्ष दोनों को बाय करके वहां से निकल गया। आर्यन ने अनायरा का हाथ पकड़कर पास खींचा और बोला, जानबूझकर अंकल के साथ आती हो ना, ताकि मुझे डरा सको। नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो तुम ही जान सकती हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पापा ने छोड़ने को कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। और तुम्हें भी तो घूम कर आना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें ना घुमाऊं। अच्छा जी, सोचती बहुत ही तुम मेरे बारे में। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पहले कहो, गुस्सा नहीं करोगी और नाराज भी नहीं होगी। ऐसी भी क्या बात है? तुम पहले बात बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। नहीं, पहले कहो कि गुस्सा और नाराजगी नहीं आएगी, तभी बताऊंगा, वरना नहीं। आर्यन, ये क्या जिद होती है? बताओ ना, पहले तुम बोलो ना। कहो कि प्यार से ही रहोगी, उसके बाद भी। ऐसे कैसे बोल दूं? अगर सुनने के बाद मेरा मन बदल गया तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे मैं पहले ही कुछ नहीं बोल सकती। तुम पहले बता दो, फिर मैं डिसाइड कर लूंगी। ना बाबू ना, ऐसा तो नहीं होगा। चलो तुम वक्त लेकर सोच लो। जब मान जाओगी फिर मुझे आकर बता देना। अनायरा ने मुंह बना लिया। ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत बात है। ही, यहाँ ऐसा ही होता है। पता चला मेरी बात सुनते ही मेरे ऊपर भड़क उठी। मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए ये बात बहुत खास है। तो तुम्हारे लिए जो खास है वो मेरे लिए कैसे खास नहीं होगा? मेरे लिए भी तो वो खास ही होगा ना। शायद ना हो। आर्यन ने कुछ इस तरह कहा कि अनायरा अब चुप हो गई। फिर थोड़ा रुककर बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या सच में? आर्यन ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा। हम। अनायरा ने सिर हिलाया। दूसरी लड़की भी? आर्यन ने कहा तो अनायरा आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। किसी हाल में नहीं, मैं सिर्फ फोड़ दूंगी उसका और तुम्हारा भी, बोलकर अनायरा ने मुट्ठी बनाकर उसके चेहरे के सामने कर दी। आर्यन हंस दिया। अनायरा बोली, सच में लड़की है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने उसे छोड़ा और दूर होते हुए बोला, मैं क्यों बताऊं? पहले कहो कि गुस्सा नहीं होने वाली, वरना मैं नहीं बताने वाला। चलो क्लास लगने वाली है तुम्हारी, बोलकर वो आगे चल दिया। आर्यन रुको, बोलते हुए वो भी उसके पीछे पीछे चली आई। इससे पहले कि वो आर्यन के पास पहुंचती, वो और आगे भाग गया। रुको, भाग कहाँ रहे हो? मैं बता रही हूँ, अगर कोई लड़की हुई ना तो सारी छिछोरपंथी निकाल दूंगी तुम्हारी। आर्यन हंस दिया और बोला, निकालना बाद में, पहले पकड़ो तो सही बाबू। पकड़ लूंगी, बोलकर वो उसकी तरफ भागी तो आर्यन फिर से आगे निकल गया। दोनों ग्राउंड में भाग रहे थे। आर्यन उसे थोड़ा सा पास आने देने के बाद फिर आगे भाग जाता। जूही और माधव दोनों उन्हें भागते हुए देख रहे थे। जूही बोली, लगता नहीं आज ये दोनों क्लास में आने वाले हैं। माधव बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। करना क्या है? चलो, दोनों की प्रॉक्सी लगा देंगे। अभी इनको खेलने देते हैं। माधव हंसा और दोनों निकल गए। मोक्ष ऑफिस पहुंचा तो सब उससे उसकी तबीयत का पूछने लगे। मोक्ष को कल का कुछ याद नहीं था, बस इतना समझ आया था कि उसे चक्कर आ गया था। अपने डेस्क पर आकर वो अपना काम करने लग गया। ऑफिस कलीग सार्थक वहां आया और बोला, कैसा है भाई? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ठीक हूँ। कल हो क्या गया था यार? बेहोश कैसे हो गया था? कोई टेंशन स्ट्रेस या और प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, और सच कहूँ तो कुछ याद भी नहीं है। अरे यार, इस बार तो हम ऑफिस में थे, पर अगर ऐसी कोई दिक्कत दोबारा हुई तो कैसे संभलेगा? मेरी मान तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। हम ठीक है, मैं दिखा लूंगा। हम चल, मैं भी जाता हूँ अपने डेस्क पर, बोलकर वो निकल गया। मोक्ष ने गहरी सांस भरी और फिर अपने काम में लग गया। टिवंकल उनकी बातें सुन चुकी थी। मोक्ष को देखते हुए ही वो तिरछा मुस्कुरा दी। फिर खुद से बोली, अब सब बदलेगा। अब तुम मुझे भाव भी दोगे और मेरे पास भी आओगे। बहुत कर लिया इग्नोर और बहुत रह लिए दूर, बोलते हुए वो उसी की तरफ चली गई। अब कैसे हो मोक्ष? उसने फिक्र से पूछा। मोक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठीक हूँ टिवंकल। टिवंकल बोली, तुम्हें पिछले कल का याद तो होगा ना? कोट। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या याद होगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वही जो कल हमारे बीच हुआ।
मोक्ष असमंजस से उसे देखने लगा। मैं समझा नहीं, क्या हुआ हमारे बीच? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ट्विंकल उदासी से भरकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो मोक्ष? प्लीज ऐसा मत कहो। कल हमारे बीच कितना कुछ हुआ था और आज तुम उससे मुकर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ट्विंकल, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ हमारे बीच और कब हुआ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ट्विंकल ने आंखों में आंसू भरे और बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? थोड़ा सा तो याद होगा, एक पल तो याद होगा ही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ट्विंकल, अगर मुझे याद होता तो मैं मना क्यों करता? ट्विंकल बोली, आई कांट बिलीव, इतना सब होने के बाद मुझे तुमसे ये सुनना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। बोलकर वो रोते हुए वहां से भाग गई। मोक्ष असमंजस से उसे देखता रहा। ये किस बारे में बात कर रही है? ऐसा भी क्या हुआ था? बोलते हुए वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। भाग समाप्त। ये क्या बेहूदगी है? ये कैसी फोटो है? कोट। अब तक। ट्विंकल बोली, आई कांट बिलीव, इतना सब होने के बाद मुझे तुमसे ये सुनना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। बोलकर वो रोते हुए वहां से भाग गई। मोक्ष असमंजस से उसे देखता रहा। ये किस बारे में बात कर रही है? ऐसा भी क्या हुआ था? बोलते हुए वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। अब आगे। हेमंत मास्क और कैप लगाकर कॉलेज आया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। भीड़ वाली जगह पर जाने से वो बच रहा था। जय से तैसे वो अपनी क्लास के पास पहुंच चुका था। दीवार के पास कोने में छिपा वो आगे कॉरिडोर में झांक रहा था। अभी तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि कोई नजर आ जाए, मुझे जल्दी से भाग जाना चाहिए। बोलकर वो आगे जाने लगा तो किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। लैला, मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। कहाँ जा रही हो लैला? एक शरारत से भरी आवाज आई। हेमंत दांत पीसते हुए बोला, आर्यन। बोलकर वह गुस्से से पीछे की तरफ पलटा। आर्यन और अनायरा साथ में खड़े थे। उसका चेहरा देखते ही आर्यन जोर जोर से हंसने लग गया। अनायरा को भी उसे देखकर हंसी आ रही थी। आर्यन ने हेमंत का हाथ छोड़ा और अनायरा के गले लगकर हंसते हुए बोला, कॉलेज में फेमस लैला। देखो तो बाबू आज छुपकर कॉलेज में घूम रही है। कल तो बड़े जोश के साथ नाच रही थी। अनायरा आर्यन के सीने में सिर छुपाकर हंस दी। बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तुझे। तूने अच्छा नहीं किया ये सब करके। क्या समझता है तू अपने आप को? ये सब करके बहुत कूल बन जाएगा क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन अनायरा से अलग हुआ, फिर गला साफ करके उसके सामने आकर आंखों में आंखें डालते हुए बोला, और जो तू करना चाह रहा था वो कौन सा अच्छा काम था? जो मैंने किया कम से कम वो तेरे काम से तो अच्छा ही है। ये नजरें और नियत दोनों झुकाकर चल। अगली बार से अगर मुझे भनक भी लगी कि तू अनायरा के लिए ऐसा वैसा कुछ सोच रहा है तो फिर तेरा क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। इस बार तो बस हंसी मजाक करके जो करबा ना कर छोड़ा है, अगली बार कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दुश्मनी या जो भी है वो मेरे साथ है तो सिर्फ मेरे तक ही रख। ना वो प्राची की तरह तेरे साथ जाने वालों में से है और ना ही मैं उसको जाने देने वालों में से हूँ। तो अच्छा होगा अपनी नाक हमारे मामले से दूर रख। बोलकर वो उससे दूर हुआ और अनायरा का हाथ पकड़कर वहां से आगे बढ़ गया। जाते जाते आर्यन ऊंची आवाज में बोला, कॉलेज वालों देखो तो सही, कॉलेज में हेमंत लैला आई हुई है। हेमंत ने सुना तो आर्यन को कोसता हुआ जल्दी से वहां से भागकर छुपने की जगह देखने लगा। आर्यन ने अनायरा को उसकी क्लास के बाहर छोड़ा। ऋषि क्लास में आकर पढ़ाने लग गया था। अनायरा अंदर चली गई। ऋषि अनायरा को देख रहा था। आर्यन ने देखा तो वहीं खड़ा ऋषि को घूरने लगा। ऋषि ने भी आर्यन को देखा, फिर अनायरा से बोला, अनायरा दरवाजा बंद करती आओ। अनायरा ने सुना तो दरवाजा बंद करने लगी। आर्यन अभी भी ऋषि को देखे जा रहा था। अनायरा ने उसे बाय कहकर दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन भी वहां से निकल गया, लेकिन वो अपनी क्लास लगाने ना जाकर सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। मोक्ष के ऑफिस में लंच टाइम हो चुका था। वो कैंटीन में बैठा अपने बाकी साथियों के साथ लंच कर रहा था। अभी भी ट्विंकल की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। सार्थक ने उससे खोए हुए देखा तो पूछ बैठा, कहाँ खोया हुआ है मोक्ष? सुबह से देख रहा हूँ तेरा ध्यान कहीं और ही है। कोई दिक्कत है तो बता ना, हो सकता है मेरे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाए, और अगर नहीं भी मिला तो दुख बांटने से कम होता है। चल बता क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है सार्थक, मैं तो बस यही कुछ सोच रहा था, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा खाना हो गया है,
मैं आता हूँ, कुछ काम है, बोलकर वह कैंटीन से उठकर वापस ऑफिस के अंदर चला आया। अंदर आते ही उसे अकेली बैठी ट्विंकल दिखाई दी। मोक्ष उसके पास चला गया। ट्विंकल, मोक्ष ने पुकारा तो ट्विंकल की आंखें चमचमा उठी। अगली बार उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए और उदास सी होकर मोक्ष की तरफ देखा। मोक्ष बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ था। तुम किस बारे में बात कर रही थी? जाने दो मोक्ष, जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ तुमसे कि कल हमारे बीच क्या क्या हुआ था। तुम सुनना भी नहीं चाहोगे शायद। लीव इट, मैं सुन रहा हूँ ट्विंकल। बताओ, बताना क्या है, खुद ही देख लो, बोलकर ट्विंकल ने गैलरी निकालकर अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोक्ष ने फोन देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। फोटो में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। मोक्ष को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह फोटो असली थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो अनजान सा ट्विंकल को देखने लगा, फिर बोला, ये क्या बेहूदगी है? ये कैसी फोटो है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बेहूदगी नहीं है मोक्ष, ये सच्चाई है। ये हम दोनों की फोटो है। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये फोटो दिखा नहीं रही थी, लेकिन तुमने जिद की तो मैं दिखा दिया। मोक्ष की दोबारा फोटो देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने फिर से ध्यान से उस फोटो को देखा। उसमें वही था। ये झूठ है, ये फोटो मेरी नहीं हो सकती। देखो ट्विंकल, अगर यह मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह का मजाक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का मजाक कर सकती हूँ? एक लड़की अपनी इज्जत को लेकर कभी मजाक नहीं करती। मेरी दिखाई सच्चाई को तुम झूठ कहकर मजाक समझ रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसमें 1% का भी झूठ नहीं है। इस फोटो में तुम भी हो और मैं भी हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ट्विंकल बोली, पर तुमने किया है। कल हमारे बीच में इतनी नजदीकी थी मोक्ष, पर तुम्हें तो कुछ याद तक नहीं है। तुमसे क्या कहूँ? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फोटो एडिटेड है तो तुम इसको चेक बड़ी ही करवा सकते हो। ये असली फोटो है, तुमने खुद खींची थी। मेरा फोन लेकर तुमने इसे वहां टिकाकर फोटो और वीडियो दोनों ली थी। मुझे समझ में नहीं आया तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तुम पूरी तरह से नशे में लग रहे थे। तुम्हारी तबीयत खराब देखकर मैं तुम्हें वॉशरूम तक लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे ही बाहर नहीं आने दिया और यह सब करने लग गए। मैं तो बिल्कुल बेबस हो गई थी। तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं छुआ। पर अब तो मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम्हें विश्वास तक नहीं होगा, क्योंकि कुछ याद भी नहीं है। मैं तो झूठी साबित हो जाऊंगी। मेरे पास सबूत के तौर पर सिर्फ यही है। कोट कॉमा। मोक्ष का तो मानो सिर घूमने लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त में क्या करे। सांसें तेज चलने लग गई थीं। ट्विंकल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने अपने फोन में वो वीडियो भी चला दी जिसमें मोक्ष उसे पास खींच रहा था और ट्विंकल उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। साफ दिख रहा था कि उसमें जबरदस्ती की जा रही थी। मोक्ष ने आंखें बंद कर ली, वो ये सब नहीं देख पा रहा था। ट्विंकल रोने लग चुकी थी। मोक्ष ने उसका फोन वहीं रखा और जल्दी से वहां से निकल गया। उसकी चाहते ही ट्विंकल ने ही घड़ियाली आंसू बहाने बंद कर दिए और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन अब क्या है ना मोक्ष, मैं अपने ऊपर तो इल्जाम लूंगी नहीं। क्योंकि उससे मेरा क्या ही फायदा होगा, उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी। लेकिन अगर इल्जाम तुम्हारे ऊपर जाता है तो उसमें मेरा बहुत फायदा होगा। हर तरफ से फायदा ही फायदा होगा, और इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने तो नहीं दूंगी। बोलते हुए वह हल्का सा हंस दी। मोक्ष सीधा वॉशरूम में गया और वहां जाकर वॉशबेसिन में अपने चेहरे पर पानी मारने लगा। पानी चेहरे पर डालते वक्त भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने आप को भी भीगा चुका था। सांसें भी बहुत तेज और गहरी चल रही थी। ट्विंकल की कहानी, बातें और वो फोटो वीडियो बार बार उसकी आंखों के सामने चलते जा रहे थे। उसने आंखें बंद करके बालों में हाथ फेरा और पिछला कल याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर उसे कुछ भी याद नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कैसे नशा हो गया? और मैं नशे में ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? नहीं मोक्ष, तू ये नहीं कर सकता। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो फोटो, वो वीडियो, वो क्या है? वो सब ट्विंकल के पास कैसे है? कहीं वो सच में एडिटेड तो नहीं? एक बार चेक करवा लेनी चाहिए। मैं यूं ही किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है अपने ऊपर
मेरी परवरिश और नियत दोनों सही है, इनमें से एक भी खराब नहीं है, और अगर खराब निकली तो समझो सब खत्म है मेरी जिंदगी में। बोलते हुए वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। पर अगर ये सब सच हुआ तो, सोचते हुए भी उसका दिल घबरा रहा था। अक्षत, माही, अपने परिवार और जूही, सबका चेहरा उसकी आंखों के सामने चलने लगा था। ये सब कुछ जानने के बाद उन सब के ऊपर क्या बीतेगी, यह ख्याल भी उसे अंदर तक झकझोर कर रख रहा था। सब उसे किन नजरों से देखेंगे, ये सोचना भी उसके लिए छोटी ये मुश्किल था। आर्यन अपनी क्लास में ना जाकर कहीं और निकल गया था। एक जरूरी काम था जो उसके लिए बहुत खास था। काम से वापस आते वक्त उसने पहाड़ी के पास बाइक रोकी और वहीं नीचे बैठकर पहाड़ों को देखने लगा। कहाँ मिलेगा ऐसा सुकून, बोलते हुए उसने अपने साथ लाए बैग को देखा। बैग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। इसका इंतजार मैं ना जाने कितने वक्त से कर रहा था। कल अनायरा को सरप्राइज दूंगा, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। शायद गुस्सा हो जाएगी मुझसे, नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं मना ही लूंगा। कितना ही रूठ लेगी इस बैग को देखकर, बोलते हुए उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अपनी जेब में हाथ डालकर उसने सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। तभी उसे अनायरा का टोकना याद आ गया। उसने गहरी सांस ली, फिर सिगरेट फेंकते हुए बोला, क्या कर रहा है यार? उसने मना किया है ना, क्या रखा है इसके नशे में? कोट कॉमा, भाग समाप्त, ट्विंकल का ट्रैप। अब तक कहाँ मिलेगा ऐसा सुकून, बोलते हुए उसने अपने साथ लाए बैग को देखा। बैग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। इसका इंतजार मैं ना जाने कितने वक्त से कर रहा था। कल अनायरा को सरप्राइज दूंगा, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। शायद गुस्सा हो जाएगी, माँ छोटे ऊँच से नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं मना ही लूंगा। कितना ही रूठ लेगी इस बैग को देखकर, बोलते हुए उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अपनी जेब में हाथ डालकर उसने सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। तभी उसे अनायरा का टोकना याद आ गया। उसने गहरी सांस ली, फिर सिगरेट फेंकते हुए बोला, क्या कर रहा है यार? उसने मना किया है ना, क्या रखा है इसके नशे में? अब आगे। मोक्ष हिम्मत करके वापस टिवंकल के पास आया और बोला, मैं समझ सकता हूँ तुम परेशान हो, गुस्सा भी होगी, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैं फोटो चेक करना चाहता हूँ टिवंकल, तुम कर सकते हो मोक्ष। मैं झूठ नहीं बोल रही, तो मुझे कोई डर भी नहीं है, जो चाहो करो। मोक्ष ने उसका फोन लिया और उसे चेक करने के लिए फोटो फोरेंसिक्स टूल में डालकर देखने लगा। प्रोसेसिंग हो रही थी। मोक्ष बेसब्री से रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा था। वो मन में प्रार्थना कर रहा था कि यह फोटो असली ना निकले। अगले ही पल रिजल्ट आया तो वो फोटो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई जा रही थी। अब मोक्ष की सारी उम्मीद टूटकर बिखर गई थी। अपने ऊपर उसका विश्वास भी वो खो चुका था। जो सम्मान अपनी नजरों में अपने लिए था, वो आज धुआं हो चुका था। सिर शर्म से झुक चुका था। वह न बड़ी यह जानता था ये कैसे हो गया था, लेकिन ये सच था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। बहुत मुश्किल से उसने टिवंकल को देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं भूलकर भी ऐसी गलती नहीं कर सकता टिवंकल। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे इसकी माफ़ी मांगता हूँ। जानता हूँ ये काम माफ़ी के काबिल नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तुम जो सजा दोगी मैं लेने को तैयार हूँ। बताओ क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। टिवंकल उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे आज से पहले किसी ने नहीं छुआ मोक्ष। तुम मेरे बहुत करीब आ गए थे। बता नहीं पाऊंगी कहाँ कहाँ तक नहीं छुआ तुमने। इज्जत से बढ़कर क्या ही होगा एक लड़की के लिए। इसका हर जाना कोई सजा या कुछ भी नहीं भर सकता है। मैं अपनी इज्जत को किसी और चीज से कैसे भर सकती हूँ? मोक्ष सिर झुकाए बोला, मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ चुका हूँ। जो तुम चाहती हो वो बता सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। टिवंकल ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अगर ऐसा ही है तो मुझे तुम चाहिए मोक्ष। तुमसे इतनी नज़दीकी के बाद मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। किसी और के पास जाते ही भी मुझे ऐसा लगेगा जैसे उसके साथ चीटिंग कर रही हूँ, और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जिसने मुझे इतने करीब से छुआ है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब जिंदगी भर के लिए तुम्हारा ही साथ चाहती हूँ। अगर तुम इस गलती की माफ़ी ही चाहते हो तो अपने आप को मुझे दे दो, मेरे बन जाओ। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, संभालना है या मेरा मजाक बना देना है, सब तुम्हारे ऊपर है। बोलकर वो रोते हुए दूसरी तरफ घूम गई। घूमते हुए उसके होठों पर शातिर मुस्कुराहट थी। मोक्ष का दिल बेचैन हो उठा था। वो अपने आप को फंसा हुआ पा रहा था। जूही का चेहरा उसकी आंखों के सामने चलने लगा था।
तिवनकल बोली, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए इसकी क्या मायने हैं वो तुम जानो। मेरे साथ रिश्ता रखकर मेरी इज्जत संभालना चाहते हो या फिर मेरे ऊपर दाग लगाकर छोड़ जाना चाहते हो। मोक्ष ने आंखें बंद कर ली। इस वक्त में दिमाग काम करना मानो बंद ही कर चुका था। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया तिवनकल, लेकिन अनजाने में ही सही मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस गलती के बदले तुम मेरा साथ ही चाहती हो तो ठीक है, मैं दूंगा साथ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम हमारे बीच रिलेशनशिप बनाने को तैयार हो? मतलब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता? कोट कॉमा। मोक्ष ने भारी मन से सिर हिला दिया। ट्विंकल खुशी से आगे बढ़कर उसके सीने से लिपट गई और मन में बोली, ये रहा ट्विंकल का ट्रैप। सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। मोक्ष मजबूर और बेबस दोनों था। वो बस सीधा खड़ा रहा और मन में बोला, सॉरी जूही, मैंने बहुत गलत काम किया है। बोलते हुए उसने आंखें निराशा से बंद कर ली। मनीषा लंच करके वहां वापस आई तो दोनों को ऐसे देखकर अपनी जगह पर ही रुक गई। ट्विंकल मोक्ष की गले लगी हुई थी और मोक्ष भी चुपचाप खड़ा था, मानो उसके पास आने से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मनीषा ने अपनी आंखें मली और बोली, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? कहीं सपना तो नहीं है ना? मोक्ष ट्विंकल के पास खड़ा है। ये तो इसकी तरफ देखा तक नहीं था, तो फिर आज इतनी नजदीकी कैसे आ गई? बोलते हुए वो बहुत ज्यादा हैरान थी। अर्श क्लास में बैठा छवि के खाली पड़े बेंच की तरफ देख रहा था। लंच ब्रेक हुआ तो उसके लड़के दोस्त उसके पास आकर उसे खेलने ले जाने लगे। अर्श भी उनके साथ चला गया। शुरू में उसने छवि को याद किया, पर उसके बाद वो इस तरह से सबके साथ खेलने में मगन हो गया कि उसको फिर दोबारा छवि की याद नहीं आई। पूरी क्लास में हर कोई उसका दोस्त था। छुट्टी हुई तो दीक्षित जी उसे लेने पहुंच गए। अर्श ने देखा कि बाकी बच्चों की माएँ उन्हें लेने आई थी, तो उसे भी अंजलि की याद आने लगी। वो दीक्षित जी के साथ गाड़ी में बैठा और बोला, आपको मम्मा की याद नहीं आ रही क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं तो, मुझे तो कोई याद नहीं आ रही। अच्छा है अब साथ नहीं है, वरना आपके पास आती रहती और फिर आपको बुरा लगता रहता। जो चीज़ हमारे अर्श को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पर वो कहाँ होंगे? वहां तो उनके रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। अब जहां भी होगी वो खुद देख लेगी। आप उसके बारे में बात मत करो। आपको क्या करना है उससे? दोस्त माँ से ज्यादा जरूरी होती है। आप दोस्त के जाने का दुख रखो, माँ के जाने का नहीं। दोस्त को बस एक ही बनती है ना जिंदगी में, उसके अलावा तो कोई और बनेगा हो नहीं। लेकिन माँ का क्या है, कल को नहीं आ जाएगी? क्यों है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श ने उन्हें देखा, फिर कुछ नहीं बोला और उदास सा पीछे सीट पर ढल गया। दीक्षित जी ने उसे देखा और बोले, रह लोगे ना नई मम्मा के साथ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श के होंठ कांपने लग गए थे। दीक्षित जी फिर बोले, कहीं आपको तो उसकी याद नहीं आ रही ना? अर्श, जो काम उसने किया है उसके बाद आनी तो नहीं चाहिए। आप एक बार कहो तो सही, आपके लिए नई मम्मा ले आएंगे। अर्श चुपचाप अपनी उंगलियों के साथ खेलने लग गया। दीक्षित जी फिर बोले, आइसक्रीम खाओगे? कोट कॉमा। अर्श ने ना में सिर हिला दिया। शाम का वक्त, जब से अंजलि राणा हाउस आई थी उसकी अर्श से कोई भी बात नहीं हुई थी, ना ही उसने उसको देखा था और वो सबको बहुत ज्यादा याद भी कर रही थी। तभी एक गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी। अंजलि ने गाड़ी की तरफ देखा, फिर जल्दी से उस तरफ चली आई। शिवाक्ष गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा आकर अंजलि को सीने से लग लिया। अंजलि भी कसकर उसके सीने से लिपट गई। शिवाक्ष ने भी उसे कसकर बाहों में भर लिया था। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी, मैंने बहुत याद किया आपको, बोलकर वो उसके चेहरे को हाथों में भरकर चूमने लगी। शिवाक्ष ने आंखें बंद कर ली। अंजलि ने चूमना खत्म किया तो शिवाक्ष उसके माथे पर किस करके बोला, बहुत कोशिश की थी जल्दी काम खत्म करने की, लेकिन फिर वक्त लग ही गया। पूरे वक्त बस यही आने का ख्याल था। ठीक हो ना तुम? 2 दिन में जान सी निकलने लगी थी मेरी, बोलकर उसने अंजलि ने गालों पर चूम लिया। मैं ठीक हूँ, बोलकर वो वापस से उससे लिपट गई। तभी माही बाहर आए और थोड़ी दूर खड़ी दोनों को देखने लगी। दोनों आंखें बंद किए हुए थे। माही ने गला साफ किया तो अंजलि और शिवाक्ष दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आ गए शिव। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अब हाँ ही गया हूँ, बोलकर उसने आगे बढ़कर माही को गले से लगा लिया। तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आओ, बोलकर वो दोनों को लेकर अंदर चली गई।
शिवाक्ष सबसे मिला और बातें करने लगा। अंजलि उसके बगल में बैठी बस उसे देख रही थी। अब तो बस उसे शिवाक्ष के साथ वापस जाने की जल्दी थी। कुछ वक्त बाद शिवाक्ष उठा और बोला, अच्छा तो अब मैं निकलता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अच्छा लगता बेटा अगर और रुक जाते। तीर्था जी ने कहा, फिर कभी, अभी तो उसको वहां अकेला नहीं छोड़ सकते ना। माँ तो पहले से ही नहीं है, बाप ही नहीं मिला तो पता नहीं क्या करेगा। हम समझती हूँ, आराम से जाना। जी बोलकर शिवाक्ष ने सुयश जी और तीर्था जी दोनों का आशीर्वाद ले लिया। अंजलि बेचैन सी होकर उसे देख रही थी। शिवाक्ष उसके पास आया तो अंजलि बोली, मैं भी चलूं? कोट कॉमा सब उसे देखने लगे। शिवाक्ष बोला, जी नहीं, आप नहीं चलूं। अंजलि का चेहरा उतर गया। इसी वक्त मोक्ष भी घर वापस आ गया। शिवाक्ष को वहां देखकर वो उसके पास चला आया। दोनों आपस में मिले और फिर मोक्ष थोड़ी बात करने के बाद अपने कमरे में चला गया। शिवाक्ष अक्षत और माही से गले मिला और आही के सिर पर हाथ फेरकर अंजलि से बोला, आओ बाहर तक छोड़ दो। अंजलि उसके साथ बाहर चली आई। अंजलि उदास थी। वो शिवाक्ष के साथ आज जाना चाह रही थी, लेकिन वह साफ मना कर चुका था। बाहर गाड़ी के पास आते ही शिवाक्ष ने उसे करीब खींचा और सिर के पीछे हाथ रखकर उसे गाड़ी से टिका दिया। फिर बेहद पास आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर चूमने लगा। अंजलि भी उसका साथ देने लगी। दोनों की आंखें बंद थीं। शिवाक्ष ने बहुत कसकर उसे बाहों में भर लिया था। अंजलि के हाथ भी उसकी पीठ पर लिपटे हुए थे। शिवाक्ष बेसब्र सा होकर उसे चूमता चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसने अंजलि के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। वो अभी भी उसके उतने ही करीब था। अंजलि बोली, आप मुझे कब ले जाएंगे? अगर वो कभी मेरे आने का बोलेगा ही नहीं, तो क्या आप मुझे ले ही नहीं जाएंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कैसी बातें करती हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ कब तक रखना है वो कोई और डिसाइड नहीं करने वाला। वो सिर्फ मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जब तक की सहन शक्ति होगी तब तक ही तुम मुझसे इतना दूर रह पाओगी, वरना नहीं। उसको क्या चीज़ कब देनी है मुझे पता है। ज्यादा फिक्र मत करो, जल्दी लेने आ जाओ। आऊंगा, और मिलने तो आऊंगा ही। उदास नहीं रहा करो। वो ठीक है वहाँ, बोलकर शिवाक्ष ने उसे सीने से लगाया और राहत भरी सांस ली। दिल तो कर रहा है यही तुम्हारे पास रुक जाऊं, पर रुक नहीं सकता, क्या करूं? तुम्हें वहीं ले जाकर छुपा देता, पर वो पूरे घर में तुम्हें ढूंढता रहता है। देख लिया तो सब पोपट हो जाएगा। शिव, मुझे डर है कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। देख लूंगा। अच्छा अब मैं निकलता हूँ, बाय जाना। बोलकर शिवाक्ष उससे अलग हुआ तो अंजलि को अब वो अधूरी सी लगने लगी। शिवाक्ष गाड़ी में बैठकर निकल गया। अंजलि उदास सी उसे जाते हुए देखती रही। भाग समाप्त। अंजलि की घर वापसी। अब तक दिल तो कर रहा है यही तुम्हारे पास रुक जाऊं, पर रुक नहीं सकता, क्या करूं? तुम्हें वहीं ले जाकर छुपा देता, पर वो पूरे घर में तुम्हें ढूंढता रहता है। देख लिया तो सब पोपट हो जाएगा। शिव, मुझे डर है कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। देख लूंगा। अच्छा अब मैं निकलता हूँ, बाय जाना। बोलकर शिवाक्ष उससे अलग हुआ तो अंजलि को अब वो अधूरी सी लगने लगी। शिवाक्ष गाड़ी में बैठकर निकल गया। अंजलि उदास सी उसे जाते हुए देखती रही। अब आगे। रात का वक्त। मोका टेरेस के ऊपर खड़ा था। उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था। जूही के कई सारे कॉल्स आ चुके थे, लेकिन मोक्ष की उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस वक्त वो जूही से कुछ भी कहने की हालत में ही नहीं था। सॉरी जूही, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जानता हूँ कई बातें हुई हैं हमारे बीच, कई लम्हे साथ जिए हैं और बहुत सारे लम्हों के सपने देखे हैं, लेकिन अब वो सब किसी काम के नहीं रहे। सब टूट गए हैं। मैंने सब खराब कर दिया है। मैं तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा, तुमसे क्या बात करूँगा? तुम्हारा ख्याल आने से भी मैं शर्म से जमीन में धंसता जा रहा हूँ। कैसे इतना गलत चला गया मैं? किस मुंह से तुमसे बात करूं? कैसे तुम्हारा सामना करूं? कुछ नहीं समझ आता। बोलते हुए उसने गुस्से से दीवार में हाथ दे मारा। उसके हाथ की उंगली से खून निकलने लगा था। मन में अपने लिए इतना गुस्सा भरा हुआ था कि दिल कर रहा था जोर से चिल्ला दे। वो दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। आही छत पर आए और उसे देखते हुए बोली, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मोक्ष ने ना में सिर हिला दिया। आही उसके बगल में आकर बैठी और बोली, ऋषि तुमसे भी मिलना चाहते थे, लेकिन तुम थे ही नहीं घर में उस दिन। अब मैं उनको संडे को घर बुलाऊंगी, चलेगा ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मोक्ष ने बस हम कह दिया। आही ने महसूस किया कि वो उदास सा था। क्या हुआ है, ठीक हो ना? आही ने पूछा।
मोक्ष ने सुना तो दिल किया कि उसे बता दे वो सब कुछ जो उसके साथ हुआ है, लेकिन आखिर वो उसे बताता भी तो किस मुंह से। शर्म से उसका सिर वैसे भी झुकता जा रहा था। आही को वो बात बता देने के बाद तो वो उससे भी आंख ही नहीं मिला सकता था। उसने ना में सिर हिलाया और नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे क्या ही होगा, सब सही है, बस थक गया हूँ आज काम से बहुत। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अच्छा, तो जाकर सो जाओ ना, यहाँ बैठकर थोड़ी आराम होगा। हाँ सोना ही है, बस थोड़ी ठंडी हवा लेने आया था। तुम जाओ मैं आता हूँ, मोक्ष ने कहा तो आही उसे गुड नाइट कहकर निकल गई। मोक्ष निढाल सा बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अंधेरे में आही उन्हें देख नहीं पाई थी और मोक्ष ने भी बहुत अच्छे से उससे अपनी हालत छुपा रखी थी। एक बार फिर मोक्ष का फोन रिंग होने लगा। जूही का ही कॉल था। वो बिना किसी भाव के फोन को देखने लगा। उसे उठाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ अर्श बाहर गार्डन में बैठा आसमान में तारों को देख रहा था। वो अकेला वहां आया था। अनायरा भी उसके पीछे बाहर आए और उसके बगल में बैठते हुए बोली, तारों को गिन रहे हो क्या? कितने हो गए अभी तक? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी गोद में सिर रखकर वहीं लेट गया। अनायरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बताओगे नहीं? अच्छा क्या हुआ है वो तो बता दो। अर्श का मन भारी हो गया। आंखें भर आई और होंठ कांपने लगे। वो सिसकने लगा था। अनायरा ने उसे ऐसे देखा तो झट से उठाया और अपने गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाकर शांत करवाने लगी। अर्श भी पूरी तरह से उससे लिपट गया था। अर्श, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों रो रहे हो? बताओ डिडू को। अर्श सिसकते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा डिडू। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्यों अच्छा नहीं लग रहा आपको? किसी की याद आ रही है क्या? अपनी दोस्त को याद कर रहे हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, तो फिर किसको याद कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मम्मा को, उसने अपने कांपते होठों को संभालते हुए कहा। उसने इस तरह से कहा कि अनायरा की पलकें भी भीग गई। पर आप तो उनसे नाराज थे ना, आप तो उनको अपने पास भी नहीं आने दे रहे थे। तो अब आपको उनकी याद क्यों नहीं आ रही है? अब आप उनसे नाराज नहीं हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श ने झट से ना में सिर हिलाया और बोला, मुझे मम्मा चाहिए। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मम्मा एक ही है। मुझे मम्मा के पास जाना है। उनको वापस ले आओ डेडू। मुझे उनके पास ही रहना है। दादू ने कहा नई मम्मा लाएंगे, पर मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मैं उनसे नाराज भी नहीं होऊंगा, उनको वापस ले आओ ना। उनको वहां नहीं छोड़ो। बोलते हुए वो लगातार सिसक रहा था। अनायरा का दिल भी उसे देखकर भर आया था। आ जाएंगी मम्मा आपके पास। बस अब ऐसे रोना बंद करो। आप मम्मा को बुलाओगे तो वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगी। आप बुलाओ तो सही, पापा से बोलो तो सही कि आपको मम्मा चाहिए। बोलते हुए वो उसे थपकी देने लगी थी। शिवाक्ष दरवाजे के पास खड़ा दोनों को देख रहा था। फिर उनके पास आया और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श ने उसकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल चुप हो गया। शिवाक्ष के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो इतना खुलकर सिर्फ अनायरा से ही बात कर पाया था। शिवाक्ष ने उसे अपनी गोद में लिया और गाल पर चूमते हुए बोला, चलो अब बहुत बैठ लिए यहाँ, अंदर चलो। बोलकर वो उन्हें लिए अंदर चला आया। अनायरा के माथे पर किस करके उसने उसे सोने भेज दिया और अर्श को अपने साथ लेकर सोने चला गया। अर्श शिवाक्ष के बगल में लेटा था, लेकिन बार बार यहाँ से वहाँ करवटें बदलता जा रहा था। शिवाक्ष उसकी बेताबी देख रहा था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और पीठ सहलाते हुए सुलाने लगा। अर्श को नींद आ चुकी थी, लेकिन अब वो नींद में भी मम्मा मम्मा बोलने लग गया था। शिवाक्ष ने उसे देखा, फिर बोला, आ गई मम्मा की याद? अभी बदबद भी रहा है नींद में। बुरा तो लग ही रहा है, पर क्या है ना बेटा, मेरा सबसे पहला बच्चा आपकी मम्मा ही है और उसका ध्यान रखना मेरा सबसे पहला काम है। मतलब आप भी जरूरी हो, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं किसी का ओ नहीं रख सकता। बोलकर उसने अर्श के माथे पर चूम लिया। अगली सुबह 8 बज चुके थे, लेकिन अर्श अभी तक नहीं उठा था। अनायरा उसके पास कमरे में आएगी और उसके बगल में बैठकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, उठो अर्श, आज स्कूल नहीं जाना क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते हुए उसने महसूस किया कि अर्श का माथा बहुत गर्म था। अनायरा ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा तो वो भी बहुत गर्म थी। वो बुखार में तप रहा था। इसको तो बहुत तेज बुखार है। तभी मैं सोचूं अभी तक ये उठा क्यों नहीं है। पापा को बोलती हूँ, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बोलकर वो जाने को हुई तो उसी वक्त अर्श ने आंखें खोल दी और बोला, डिडू। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
अनायरा रुकी और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। अर्श ने उसकी तरफ बाहें फैला दी। अनायरा वापस से उसके पास आए और उसे गले से लगाते हुए बोली, रात भर में बीमार हो गया अब तो। चलो अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। मुझे मम्मा चाहिए, अर्श ने सुबुकते हुए कहा। हाँ ठीक है, मम्मा भी आ जाएंगे। पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, मुझे अभी मम्मा चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मम्मा को ले आओ। बोलते हुए वो रोने लग गया था। सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही थीं। दरवाजे के पास खड़ा शिवाक्ष दोनों को देख रहा था। उसने गहरी सांस भरी और फिर वहां से निकल गया। बाहर आकर गाड़ी में बैठकर उसने अंजलि को कॉल लगाया और बोला, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। प्रेरणा जी ने अर्श के लिए दलिया बना दिया था, लेकिन वो नहीं खा रहा था। अनायरा बोली, अर्श ऐसे नहीं करते, चलो खाना खा, वरना आप ठीक कैसे होंगे। कोट कॉमा, मुझे मम्मा खिलाएंगे। बोलते हुए वो अपनी आंखों से निकलते आंसू साफ करने लगा। पूनम जी बोली, बस अब और नहीं देखा जा रहा। शिव जल्दी से उसको लेकर आ जाए तो ये खाना तो खा ले। सही कह रही है आप पूनम जी, जितना जल्दी आ जाए अच्छा होगा, प्रेरणा जी ने कहा। अर्श सोफे पर लेट चुका था। अनायरा उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां लगा रही थी। थोड़ी देर बाद शिवाक्ष की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। शिवाक्ष अंजलि को लेकर वापस आ गया था। अर्श के बुखार के बारे में सुनकर अब अंजलि भी उसके पास आने के लिए बहुत तड़प चुकी थी। वो जल्दी से अंदर आई। अर्श आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अंजलि के आने से हुई चूड़ियों की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी तो उसने जल्दी से आंखें खोल दी। यूं तो पूनम जी और प्रेरणा जी भी चूड़ियां पहनती थीं, लेकिन अंजलि के हाथों की चूड़ियों की आवाज़ वो अच्छे से पहचानता था। आंखें खोलते ही उसने बिना अंजलि को वहां देखा ही पुकार दिया, मम्मा। इतना कहने के बाद उसने आसपास देखा तो अंजलि वाकई ने वहां आ गई थी। अर्श जल्दी से अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ भाग आया। अंजलि उसके पास आकर घुटनों के बल बैठी और प्यार से उसे सीने से लगा लिया। अर्श कसकर उससे लिपट गया। कुछ देर अर्श को सीने से लगाए रखने के बाद अंजलि उसके पूरे चेहरे पर चूमने लगी। आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत याद किया। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आप नहीं जाया करो। बोलते हुए उसने उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, शिवाक्ष बोला। पर नाराज तो आप थे ना अर्श? आपने ही तो जाने को भी कहा था, तो अब क्यों नहीं जाने देना है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे मम्मा चाहिए होती है। बोलते हुए वो सिसकता जा रहा था। अच्छा, बस बहुत हुआ, रोना बंद करो। क्या हाल कर लिया है आपने रो रो कर? बोलते हुए अंजलि उसके आंसू पोंछने लगी। अर्श को ऐसे देखकर उसकी खुद की आंखों में भी आंसू भर आए थे। अंजलि उसे गोद में लिए सोफे पर आकर बैठ गई। अर्श अब उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। अंजलि के आने से उसकी जान में जान आई थी। अंजलि ने अब अपने हाथों से उसे खाना खिलाया तो वो आराम से खाने लगा। फिर अंजलि की गोद में ही सो भी गया। अंजलि शिवाक्ष से बोली, बुखार काफी है इसे, हॉस्पिटल चलते हैं। प्रेरणा जी बोली, ये तुमसे दूर होने का बुखार था, तुम्हारे आने के बाद उतर ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दिखाना चाहते हो तो चले जाओ। शिवाक्ष बोला, वैसे तो आप सही कह रही हैं मॉम, आधी बीमारी तो इसके आने के बाद ही खत्म हो गई है, लेकिन भी डॉक्टर को दिखाया जाना जरूरी है। हम दिखाकर आते हैं। बोलकर उसने अनायरा को देखा और बोला, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या आरो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जाना है ना पापा, तो जाकर तैयार हो जाओ। सुबह से इसी के पीछे लगी हुई हो, और इसको अभी माँ के आने के बाद और किसी का ख्याल तक नहीं है। बोलते हुए वो आराम से सोते अर्श को देखने लगा। अनायरा तैयार होने निकल गई। नीले रंग का सलवार सूट पहनकर उसने बालों को खुला ही छोड़ दिया। उसके बाल उसके कंधे से थोड़ा नीचे तक बढ़ चुके थे। दुपट्टा संभाले और बैग साथ लिए वो बाहर चली आई। गाड़ी में आकर बैठी और फिर शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। अनायरा ने अपना फोन देखा तो आर्यन का मैसेज था, कब तक आओगी? कुछ जरूरी बात करनी है, जितना जल्दी हो सके पधारो। आई कांट वेट, तुम्हें वो जरूरी बात आज बताना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा ने गहरी सांस ली और लिखा, जल्दी आ रही हूँ। फिर मन में बोली, कल से घुमा रखा है, आज तो मैं किसी भी हाल में बात पता करके रहूंगी। भाग समाप्त। तुमसे दूरी ही सही है जूही। अब तक। अनायरा तैयार होने निकल गई। नीले रंग का सलवार सूट पहनकर उसने बालों को खुला ही छोड़ दिया। उसके बाल उसके कंधे से थोड़ा नीचे तक बढ़ चुके थे। दुपट्टा संभाले और बैग साथ लिए वो बाहर चली आई। गाड़ी में आकर बैठी और फिर शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। अनायरा ने अपना फोन देखा तो आर्यन का मैसेज था, कब तक आओगी?
कुछ जरूरी बात करनी है। जितना जल्दी हो सके पधारो। आई कांट वेट, तुम्हें वो जरूरी बात आज बताना चाहता हूँ। अनायरा ने गहरी सांस ली और लिखा, जल्दी आ रही हूँ। फिर मन में बोली, कल से घुमा रखा है, आज तो मैं किसी भी हाल में बात पता करके रहूंगी। अब आगे। शिवाक्ष ने अनायरा को कॉलेज छोड़ा और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अनायरा कॉलेज के अंदर आए और आर्यन को ढूंढने लगी। फिर उसे कॉल करने लगी तो उसके फोन पर जूही का कॉल आने लगा। जूही का फोन, कहीं ऐसा तो नहीं आसपास से मुझे कहीं देख लिया हो और अपने पास बुला रही हो। पर मुझे तो अभी आर्यन के पास जाना है। 1 मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह और आर्यन साथ ही हो। पूछ लेती हूँ, बोलते हुए उसने फोन उठा लिया। सामने से जूही जल्दी से बोली, आरू कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी से मेरे पास आओ। अनायरा ने महसूस किया कि जूही बहुत परेशान थी। क्या हुआ है जूही, ऐसे घबराई हुई सी क्यों हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, वो सब मैं मिलकर बताऊंगी, पहले तुम आओ ना, मैं कैंटीन में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, बोलकर अनायरा कैंटीन की तरफ चली आई। आर्यन अनायरा की क्लास के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ये अभी तक आई क्यों नहीं है? सबसे पहले क्लास में ही पहुंचती है, कहीं मुझे ग्राउंड तो नहीं ढूंढ रही होगी। पर अभी तक एक कॉल तक नहीं की, मैं खुद ही कर लेता हूँ, बोलते हुए उसने उसे कॉल मिला दिया। लेकिन अनायरा का फोन बिजी आ रहा था। ये कहाँ बिजी है, बोलते हुए आर्यन ने फिर से कॉल कर दी, पर इस बार भी कॉल बिजी आ रही थी। प्राची उसके पास आए और बोली, क्या हुआ आर्यन, फोन नहीं उठा रही है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने उसे देखा फिर इग्नोर कर दिया। कितना इग्नोर करोगे मुझे? तुम असल में मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे लिए ही तो फेक रिलेशनशिप बनाया था, भूल गए क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। करेक्शन, तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, तुम्हें आईना दिखाने के लिए बनाया था, जो मैंने अच्छे से दिखा भी दिया है। पर बेशर्मी तो देखी अपनी, अभी भी तुमने उससे सीख नहीं ली। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब ये रिश्ता नकली और दिखावे का नहीं रहा है। तो अपनी ये जहर घोलने वाली हरकत बंद कर दो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। प्राची हंसी और बोली, होगा तो कुछ तुमसे नहीं। कितने दबंग थे तुम पहले, लेकिन अनायरा के आने के बाद दब गए हो आर्यन। अब कहाँ गया तुम्हारे अंदर का हीरो? कहाँ गई वो टशनबाजी? कहाँ गया वो फ्लर्टी अंदाज जो तुम मेरे साथ रहते करते थे? मैंने तुम्हें कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं की थी, तुम हमेशा से आज़ाद थे। लेकिन अनायरा के आने के बाद तुम एक खूंटे से बंध चुके हो। जिंदगी के सारे रंग उड़ गए हैं। दिखा दी ना अपनी गंदी सोच। तुममें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारे रहते कभी लॉयल होने का मतलब नहीं समझता था मैं, इसलिए मेरा फ्लर्ट चालू रहता था। पर उसके आने के बाद किसी की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। इसको खूंटे से बंधना नहीं कहते, इसको किसी एक का हो जाना कहते हैं। हाँ हाँ, दे लो अपने मन को तसल्ली। इतने पैसे वाली लड़की को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ आए है। तुम देखना, तुम्हारी इज्जत वो कभी नहीं करने वाली, करती भी नहीं है। मुझे तो वो हमेशा से ही तुम्हें खुद से नीचे समझने वाली दिखाई देती है। बिना इज्जत के कैसे उसके साथ गुलाम बनकर रह लेते हो? तुम ऐसे ही उसके आगे पीछे दुम हिलाते रह जाओगे, लेकिन जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, वो तो वक्त दिखा देगा। प्राची हंसी और बोली, सच बताओ, पैसों के लिए उसके साथ हो ना? पर क्या हो अगर पैसा ना मिले तो? आर्यन ने जेब में हाथ डाले और उसकी तरफ आते हुए बोला, तो मैं तुम्हारी जुबान बेच दूंगा। बहुत पैसे आ जाएंगे। तुम तो आज भी मेरा साथ देने आए हो ना, बहुत फिक्र करती हो मेरी। जरूरत पड़ेगी तो तुमसे आकर पैसे मांग लूंगा। बेच दोगी कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन भी। कम बड़ी ही थोड़ी है मेरे पास पैसों की, तुम हो तो सही। प्राची अपने कदम पीछे लेने लगी थी। बकवास पर उतर आए हो, मैं तुम्हें क्यों कुछ दूंगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्यों? इतनी फिक्र होने के बाद मुझे क्यों कुछ नहीं दोगी? क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो ये बात तुम्हारे अपने भेजे में क्यों नहीं जाती है? गर्लफ्रेंड की बात तो छोड़ो, तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। और मुझे मुफ्त की राय देने मत आओ। जस्ट स्टे अवे, बोलकर वो रौबदार चाल से वहां से निकल गया। अनायरा कॉलेज ग्राउंड में जूही के पास चली आई थी। जूही उसका हाथ पकड़े हुए बोली, अब तुम ही बताओ अनायरा, मैंने इतने कॉल्स किए और एक भी जवाब नहीं आया है। अब मैं क्या समझूं? वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या? ऐसा ही करना था तो पहले बात क्यों करते थे? मैं और किसी के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकती, तुम ही एक हो जो मुझे समझ सकती हो। तुम बताओ ना मैं क्या करूं?
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शांत हो जाओ जूही, हो सकता है वो बिजी हों, फ्री होकर कॉल कर लेंगे। ऐसे भी कितने बिजी हो सकते हैं अनायरा, 2 दिन से बात नहीं हुई है, कहीं उनको कोई और पसंद तो नहीं आ गई ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं जूही, ऐसा मत सोचो। मोक्ष भाई तुम्हें धोखा देने के लिए साथ कभी नहीं आते, और अगर आए हैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर बात करने में उनको कीड़े काट रहे हैं क्या? उस दिन भी अक्षत अंकल ने उनका फोन उठाया और मैंने बहुत उल्टा उल्टा बोला। पर 1 मिनट, कहीं इस वजह से वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए होंगे ना? बोलते हुए उसकी भौहें तन चुकी थी। अनायरा बोली, ऐसा भी क्या गलत बोला था? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जूही ने हिचकिचाकर उसे सब बता दिया। अनायरा को हंसी आ गई। हंसो मत ना अनायरा, बताओ ना, नाराज होगी क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जितना मुझे लगता है, नहीं। और बाकी की बात उनसे बात करके ही पता चलेगी। बात ही तो नहीं हो पा रही है। बात करे फिर तो मैं जैसे तैसे अपनी बात उनकी खोपड़ी में डाल ही दूंगी। पर कैसे ना कैसे बात तो हो जाएगी, फिक्र मत करो, मैं पूछती हूँ उनको। ठीक है, अब तुमने कहा है तो बात हो ही जाएगी। लव यू। बोलते हुए वो उसके गले से लग गई। अनायरा भी मुस्कुराते हुए उसके गले से मिल गई। फिर मन में बोली, आर्यन इंतजार कर रहा होगा। कोट। आर्यन उसे ढूंढते हुए वहां चला आया था। दोनों को साथ देखकर वो उनकी ही तरफ चला आया। अनायरा ने उसे सामने देखा तो मुस्कुरा दी। तभी जूही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो अनायरा, अब क्लास का वक्त हो गया है। अनायरा ने आर्यन को देखा और बोली, तुम चलो जूही, मैं अभी आती हूँ। नहीं, तुम दोनों फिर खेलते ही रहते हो, आज तुम क्लास में चलो। इसका क्या है, फिर से मिल जाएगा क्लास के बाद भी। चलो, बोलकर वो उसे ले जाने लगी। जूही रुको, बोलकर अनायरा ने रुकना चाहा, लेकिन जूही नहीं मानी। आर्यन बस दोनों को जाता देखता रहा। अनायरा के लिए वो वहां आया था, लेकिन अब अनायरा ही वहां से चली गई थी। आर्यन कुछ पल खामोशी से खड़ा रहा, फिर गहरी सांस भरी और बोला, बाद में बात कर लूंगा, क्लास भी तो जरूरी है। बोलते हुए वो भी अपनी क्लास की तरफ निकल गया। मोक्ष ऑफिस पहुंचा तो टिवनकल गेट पर ही आकर उसके सीने से लिपट गई। मोक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। आसपास के लोग दोनों को देख रहे थे। मोक्ष बोला, टिवनकल ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज दूर हटो, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या हो गया मोक्ष, देखने दो ना। अब हम साथ में लगते ही इतने प्यारे हैं, तो लोग तो देखेंगे ही ना। और लोगों के डर से हम अपने खास पल जीना थोड़ी छोड़ देंगे। आओ साथ में अंदर चलते हैं। बोलते हुए उसने मोक्ष का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चल दी। मोक्ष को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। बार बार उसे जूही का ख्याल आए जा रहा था। वो जूही को भी सबके सामने ये सब करने से टोकता था, पर उसका हाथ पकड़ना कभी उसे बुरा फील नहीं करवाता था। पर ट्विंकल का छूना भी उसे बहुत गिल्ट में डाल रहा था। दोनों साथ में ऑफिस के अंदर आए तो सब लोग उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगे। मनीषा ने दोनों को देखा, फिर खुद से बोली, ऐसा भी क्या कर दिया इस ट्विंकल ने? एक ही दिन में कैसे सब कुछ एकदम से बदल गया है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मोक्ष अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। टिवनकल भी मनीषा के बगल में अपनी जगह पर आकर बैठी और उसे देखते ही बोली, क्या हुआ? हैरान लग रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हैरान तो हूँ, नज़ारे जो बदल गए हैं। हाँ, कैसे नहीं बदलते? सामने टिवनकल है, कोई अरी गैरी नहीं। क्या कहा था तुमने, वो देखेगा तक नहीं? अब देखो, हाथ में हाथ डालकर अंदर आए हैं हम। अब तो मानती हो ना, मेरी खूबसूरती किसी को भी झुका सकती है। मनीषा ने सिर हिलाया और मन में बोली, हाँ, देख रही हूँ। खूबसूरती है या चालाकी वो समझना बाकी है। सोचते हुए उसने मोक्ष की तरफ देखा। वो अभी भी टिवनकल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। मोक्ष ने अपना फोन देखा तो जूही के बहुत सारे कॉल्स थे, साथ ही मैसेज भी थे, जिनमें वो उससे फोन ना उठाने की वजह पूछती जा रही थी। क्या कहूँ तुमसे कि नशे में बहक गया था। क्या करोगी ये सुनने के बाद? तुम नफरत करोगी मुझसे। समझने समझाने जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस गलती है मेरी, जो पता नहीं कैसे कर बैठा मैं। सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकता, पर अब ये सब होने के बाद मैं उस लड़की को भी कैसे यूं ही छोड़ दूं जिसके साथ ऐसा कुछ कर चुका हूं। उसके ऊपर क्या बीती होगी। मैं तो नशे में ना कुछ सोच पाया, ना समझ पाया और ना ही याद है कुछ, पर उसको तो सब कुछ याद है। उसकी इस इच्छा को भी मैं कैसे नकार दूं? ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं कि अब बस एक ही रास्ता है मेरे पास, तुमसे दूरी ही सही है जूही। सामना तो नहीं कर पाऊंगा, शायद तुम भी कभी
वफा नहीं कर पाओगी मुझे। ये सब बता दूं तो भी नफरत करोगी और ना बताऊं तो भी नफरत ही करोगी। मन में बोलते हुए मोक्ष ने अपने फोन में खींची उसकी झाड़ी वाली फोटो निकाल कर देखी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फोटो के ऊपर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर ली, मानो फोटो से ही उसके पास आने का अनुभव कर रहा हो। भाग समाप्त। ब्लैकमेलिंग। अब तक उसके ऊपर क्या बीती होगी। मैं तो नशे में ना कुछ सोच पाया, ना समझ पाया और न ही याद है कुछ। पर उसको तो सब कुछ याद है। उसकी इस इच्छा को भी मैं कैसे नकार दूं। ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं कि अब बस एक ही रास्ता है मेरे पास। तुमसे दूरी ही सही है। जूही, सामना तो नहीं कर पाऊंगा, शायद तुम भी कभी माफ नहीं कर पाओगी मुझे। ये सब बता दूं तो भी नफरत करोगी और ना बताऊं तो भी नफरत ही करोगी। मन में बोलते हुए मोक्ष ने अपने फोन में खींची उसकी झाड़ी वाली फोटो निकाल कर देखी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फोटो के ऊपर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर ली, मानो फोटो से ही उसके पास आने का अनुभव कर रहा हो। अब आगे। अनायरा पूरी क्लास के बीच आर्यन के बारे में सोचती रही। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो दोनों बाहर चले आए। अगली क्लास आज नहीं होने वाली थी, बस ऋषि ने ही क्लास ली था। बड़ी जूही बोली, अब हम लोग फ्री हैं तो उनके ऑफिस चले क्या? अनायरा, मैंने कभी नहीं देखा है, चलो ना, वहीं उनसे बात कर लेंगे। आमने सामने वो बात से बच भी नहीं सकते, अच्छे से पूछताछ हो जाएगी। पर जूही वो काम पर होंगे, ऐसे जाकर परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, लगता तो नहीं है, पर हम कौन सा उनके हाथ पकड़ेंगे। बस लंच टाइम में बात करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तुम चलो तो सही, ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, 20 मिनट में बस वहाँ ड्रॉप कर देगी। अनायरा कुछ सोचकर बोली, जूही थोड़ी देर से जाएंगे ना, अभी मुझे आर्यन से बात करनी है। अनायरा, वापस आकर कर लेना ना, वो कहाँ भागा जा रहा है, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे ही तो घूमा रहता है। जब तुम वापस आओगी तब भी यही मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला वो। तुम मुझे समझो ना, चल लो ना, एक बार उससे मिलकर आऊं क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा, फिर बस निकल जाएगी अभी वाली, और फिर हम लंच टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा असमंजस में पड़ चुकी थी। जूही ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चल रही हो ना, चलो अब, बोलकर वो आगे बढ़ गई। अनायरा ने आर्यन को बाद में मिलने का मैसेज कर दिया। आर्यन, जो उसकी क्लास की तरफ जा रहा था, जाते जाते रुक गया। मैसेज पढ़कर वो कुछ पल बस स्क्रीन को ही देखता रह गया। तभी माधव उसके पास भागते हुए आया और बोला, आर्यन, तू क्लास में क्यों नहीं आया आज? मैं तेरा इंतजार करता रह गया। आर्यन ने उसे देखा, फिर बोला, किसी से बात करनी थी, पर हो नहीं पाए, तो बात बाद में कर लेता ना यार। ऐसे लेक्चर क्यों मिस कर रहा है? प्रोफेसर बोल रहे थे कि ऐसे अटेंडेंस डाउन चली जाएगी और फिर एग्जाम में नहीं बैठने देंगे वो। आर्यन ने सिर हिला दिया, फिर बोला, देख लूंगा सबको, अभी मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ, बोलकर आर्यन वहां से निकल गया। माधव अपने आप से बोला, इसको क्या हो गया, आजकल बहुत बिजी सा रहने लगा है, और आज तो उदास भी लग रहा था। ऐसा भी क्या हो गया, कुछ छुपा रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन बाहर आकर बाइक पर बैठा और हेलमेट पहनने लगा। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। आर्यन ने मैसेज देखा तो प्राची का वॉइस मैसेज था। अब क्या बकवास कर रही है, टाइम वेस्ट, बोलकर उसने फोन जेब में भर दिया। फिर गहरी सांस ली और खुद से बोला, इतना भी क्या बिजी होना अनायरा, मेरे लिए तो टाइम ही ना बड़ी यह है तुम्हारे पास। सिर्फ एक दूसरे को देख लेने से मेरा काम नहीं चलता, मैं बातें करना चाहता हूँ। इतनी खास खबर सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, पर जब से ये सोचा है तुम तो पास ही नहीं आ रही। कभी घर की दिक्कतें, कभी कॉलेज में बिजी, पता नहीं मेरे पास कब आओगी। खैर, जब भी आओ, इंतजार रहेगा मुझे तुम्हें मेरी याद आने का, बोलकर उसने बाइक स्टार्ट की और लेकर निकल गया। अनायरा और जूही मोक्ष के ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी। दोनों अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी वाले ने वहीं रोक लिया। कौन है आप दोनों और कहाँ जा रही हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जी, हमें मोक्ष राणा से मिलना है। अभी लंच टाइम हुआ है ना, जूही ने कहा। लंच टाइम तो ठीक है, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती। मैं ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता, ऑफिस टाइम के बाद मिल लीजिएगा। जूही बोली, अरे पर हम कोई गलत लोग थोड़ी हैं, अंदर जाकर लंच खत्म होने से पहले बाहर आ जाएंगे। सॉरी मैम, कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, बाहर का कोई भी अंदर ऐसे ही नहीं जा सकता। आपको अगर कोई मैसेज देना है तो मुझे बता दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। जूही का चेहरा उतर गया। ऐसी कैसी कंपनी है आपकी,
ऐसे रोल्स कौन बनाता है? जूही अकड़ने लगी तो अनायरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचते हुए गार्ड से बोली, सॉरी भैया, थोड़ी परेशान है, माइंड मत कीजिएगा। चलो जूही, बोलकर अनायरा उसे लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी दूर आकर जूही बोली, कितनी गंदी कंपनी है, उनको यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। कैसे यहाँ रह लेते हैं? ये तो किसी को अंदर तक नहीं आने देते हैं। शांत हो जाओ जूही, कंपनी के सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। मोक्ष भाई हमें जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं, ये हमें बेवजह क्यों अंदर जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अब हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ आना तो वेस्ट चला गया, हम बात करना तो दूर देख तक नहीं पाए। बोलते हुए जूही का चेहरा लटक गया। कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे, वो ऑफिस के बाद भी मिल ही जाएंगे। मैं उनके घर जाकर उनसे बात करूंगी। और कोट कॉमा हम, चलो अब घर निकलते हैं, यहाँ क्या ही फायदा है। दोनों बस का इंतजार करने लगे। जूही ने एक बार फिर पलटकर देखा तो उसे ऑफिस की बालकनी में मोक्ष खड़ा दिखाई दे गया। उसकी आंखें चमक उठी, पर वो आवाज देती उससे पहले ही मोक्ष वापस अंदर चला गया। जूही का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या बात हुई? आए और चले गए, मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो सोच ही रही थी कि तभी बस आकर रुक गई। दोनों बस में बैठकर निकल गई। जूही के बस से उतर जाने के बाद अनायरा ने आर्यन को कॉल किया तो अब उसका फोन बिजी आ रहा था। ये कहाँ बिजी हो गया है? इसने कहा था कि आज बात बताना चाहता है। मैं कहाँ उलझती गई आज, अभी शायद ये क्लास में ही होगा। वापस से कॉलेज चली जाती हूँ, सोचते ही वो अपने स्टॉप से पहले ही उतर गई। वो कॉलेज से आगे आ चुकी थी, इसलिए उसने वापस से कॉलेज जाने वाली बस पकड़ ली। मोक्ष का ऑफिस। मोक्ष खाना खाने के बाद हाथ धो रहा था, तभी उसके हाथ पर किसी ने हाथ रख दिया। मोक्ष चेप सा गया। ट्विंकल उसके हाथों पर अपना हाथ रखे हुए थी। मोक्ष हिचकिचाया हुआ सा वहां से दूसरे नके के पास चला गया। ट्विंकल उसके पास ही आ गई। तो मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? हमें तो पास पास रहना चाहिए न मोक्ष? बोलते हुए वो उसके पीछे आकर खड़ी हुई और उसकी कमर के किनारे से होते हुए अपने हाथ उसकी चेस्ट पर ले जाकर रख दिए। मोक्ष ने उसके हाथ हटाए और बोला, ऑफिस है ट्विंकल, प्लीज ये सब मत करो। अच्छा तो ऑफिस के बाहर मिलो फिर, आज डेट पर चलते हैं ना, सिर्फ तुम और मैं। बोलकर वो उसके पास आकर उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी थी। मोक्ष का गला सूखने लगा था। नहीं, मैं आज नहीं चल सकता। पर क्यों? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तबीयत सही नहीं है। बोलकर वो जाने लगा तो ट्विंकल उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तबीयत सही नहीं है या मेरे साथ जाना नहीं चाहते? तुम बोलने के लिए मेरे साथ रिश्ते में आए जरूर हो, पर कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो। उस दिन जो किया तुमने किया था मोक्ष, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो फिर अब तुम मेरे साथ आ कैसे कर सकते हो? मुझे ये दिखावा नहीं चाहिए, तुम भी अपने दिल से मेरे करीब आओ ना। मुझे तुमसे प्यार चाहिए, ये फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन नहीं। मोक्ष उससे कुछ नहीं बोल पाया। ट्विंकल बोली, अब बताओ, चलोगे ना आज रात डेट पर? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मोक्ष को अब हाँ कहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। ट्विंकल के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। जैसा मैं चाहूंगी वो तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा मोक्ष। अब चाहे अपने गिल्ट के रहते कर लो, या फिर अगर वैसे नहीं करोगे तो मैं उन वीडियोस ए ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ। अपनी इज्जत तो तुम्हें बहुत प्यारी है, और उसके लिए तुम वो सब करोगे जो मैं करवाना चाहूंगी। बच तो नहीं पाओगे तुम, हर वो काम करना होगा जो मैं चाहूंगी। अब तुम मेरे हो। बोलते हुए वो उसके पीछे ही चली आई, फिर सबके सामने उसके गाल पर चूमते हुए अपने डेस्क की तरफ चली गई। मोक्ष ने कसकर मुट्ठी बना ली। सब दोनों को देख चुके थे। मोक्ष को अंदर ही अंदर अपने हालात पर तरस आ रहा था। वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अनायरा कॉलेज पहुंची तो माधव से पता चला कि आर्यन वहां से जा चुका था। अनायरा उदास सी हो गई। माधव बोला, अब तुम क्यों उदास हो रही हो? वो भी कुछ बुझा बुझा ही था। आजकल उदासी का सीजन चल रहा है क्या? जिसको देखो वही उदास दिखाई देता है। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों के बीच? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं माधव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आज बात करने का वक्त ही नहीं मिल पाया है। अच्छा ऐसा क्या? वैसे एक बात कहूँ अनायरा? हम कहो ना, वो पागल है तुम्हारे पीछे। कभी कभी तो लगता है जैसे किसी की जान भी ले लेगा तुम्हारे लिए। अनायरा खुद से बड़बड़ाई, जान तो वो ले चुका है। क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा अब मेरी कोई क्लास नहीं है,
तो घर निकलना चाहिए। तुम्हारी क्लास है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, मेरी भी क्लास खत्म है। चलो साथ में चलते हैं। हम, अनायरा ने कहा तो दोनों साथ में निकल लिए। दोनों बस में बैठ गए। कुछ आगे जाकर बस रुकी तो तनिष्का भी उसमें चढ़ गई। माधव और उसकी नज़र आपस में मिली तो दोनों मुस्कुरा दिए। अनायरा ने माधव को मुस्कुराते देखा तो उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उसने भी तनिष्का की तरफ देखा। तनिष्का उनकी तरफ ही चली आई। हाय अनायरा, बोलकर उसने अनायरा की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाय कहकर अनायरा ने भी हाथ मिला लिया। फिर माधव से भी हाथ मिला लिया। वो उनसे आगे वाली सीट पर ही पीछे की तरफ देखते हुए बैठ गई। कितने वक्त बाद मिली हो तुम? माँ बहुत याद करती है तुम्हें। घर कब आओगी? बस जब तुम बुला लो। तो अभी चलो, बोलकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसे बुलाने भी नहीं कहा है। मतलब किसी फंक्शन में? अनायरा ने हंसकर कहा। तनिष्का सोचते हुए बोली, फंक्शन तो अब भाई की शादी ही होगी, पर उसमें तो वक्त है अभी, उससे पहले ही चलो ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। लेकिन ऐसे कैसे अच्छा लगेगा तनिष्का? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्यों नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। भाई भी खुश हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें असाइनमेंट में एक्स्ट्रा नंबर दे दे खुशी के मारे। अनायरा खुद से बड़बड़ाए। उनका तो पता नहीं, लेकिन आर्यन जरूर डांट के नंबर बढ़ा देगा। पहले ही ऋषि सर के साथ उसकी नहीं बनती है। तनिष्का बोली, इतना सोच क्या रही हो? चलो ना। माधव बोला, ऐसे कैसे आ जाएगी तनु, जिद नहीं करो। वैसे भी अकेले आना अच्छा नहीं लगता, किसी फंक्शन में सबके साथ आए तभी सही लगता है। तनिष्का आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा पता है। माधव ने उसकी आंखें देखी फिर बोला, मैं तो अनायरा की बात तुम्हें समझा रहा था बस, और कुछ नहीं। हम, समझ गई मैं, और बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। बोलते हुए उसने माधव से नजरें फेरी और अनायरा को देखते हुए बोली, अच्छा भाई बता रहे थे कि आर्यन तुम्हारे लिए बहुत पजेसिव है, क्या ये बात सच है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा कुछ बोलती उससे पहले ही माधव बोला, पूछने की क्या बात है, पूरा कॉलेज जानता है, और तुम्हारे भाई ने बताया है तो झूठ थोड़ी होगा। तो तुम उससे कुछ सीखते क्यों नहीं हो? उसने तीखी सी आवाज में कहा। फिर अनायरा से बोली, अनायरा, इस आदमी को मैंने मेरे लिए फूल लाने के लिए कहा था, और तुम, ये पता है ये क्या लेकर आया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा ने माधव को देखा और बोली, क्या लेकर आया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। माधव ने चेहरा छुपा लिया। तनिष्का ने माधव को घूरा और बोली, गमले में लगाने के लिए फूल का पौधा लेकर आया। उद्धरण चिन्ह। भाग समाप्त। मुझे कुछ नहीं सुनना है बेबी, अब तक। तो तुम उससे कुछ सीखते क्यों नहीं हो? उसने तीखी सी आवाज में कहा। फिर अनायरा से बोली, अनायरा, इस आदमी को मैंने मेरे लिए फूल लाने के लिए कहा था, और तुम्हें पता है ये क्या लेकर आया? कोट कॉमा। अनायरा ने माधव को देखा और बोली, क्या लेकर आया? कोट कॉमा। माधव ने चेहरा छुपा लिया। तनिष्का ने माधव को घूरा और बोली, गमले में लगाने के लिए फूल का पौधा लेकर आया। अब आगे। अनायरा को हंसी आ गई थी। तनिष्का खुद भी हंस दी। माधव बोला, तो मुझे क्या पता था कि कौन सा फूल चाहिए? मुझे लगा गमले में लगा ना होगा। तनिष्का ने सिर पीटा और बोली, देखा, पोसेसिव तो छोड़ो, रोमांटिक होना भी नहीं आता है इसको। अनायरा ने दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों रिलेशन में हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तनिष्का ने माधव को देखा और बोली, इसको नहीं पता क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। किसी को भी नहीं पता है, माधव ने मासूमियत से कहा। तनिष्का ने सिर हिला दिया। फिर अनायरा को देखते हुए बोली, काफी वक्त हो गया अब तो। अनायरा बोली, अच्छे लगते हो साथ में। तनिष्का मुस्कुरा दी और अनायरा के गले लगते हुए बोली, थैंक यू। माधव और तनिष्का का स्टॉप आने तक तीनों आपस में बातें करते रहे, और फिर वो दोनों नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही तनिष्का के तेवर बदल गए थे। अभी तक उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब नाराजगी आ चुकी थी। वो माधव को इग्नोर करते हुए आगे चल पड़ी थी। माधव उसके पीछे पीछे आया और बोला, क्या हुआ, नाराज हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तनिष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। माधव उसके आगे आकर खड़ा हुआ और बोला, हुआ क्या है, बोलो तो। पौधे वाली बात से अभी तक नाराज हो क्या? यार वो तो काफी पुरानी बात हो गई है ना, आज क्यों उसको लेकर नाराज हो रही हो? उसको लेकर तो पहले भी रूठ चुकी हो ना, अब फिर से रिपीट करना है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, अब मेरे पास और नई वजह आ गई है नाराज होने की। अब उसको लेकर नाराज हूँ। कौन सी नई बात आ गई है? अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। एग्जैक्टली, कुछ किया ही तो नहीं है।
कुछ करते तो नाराज भी नहीं होती। बोलते हुए तनिष्का एक जगह पर रुक कर उसे देखने लगी। ठीक से बताओगी प्लीज? तनिष्का बोली, तुम्हारे दोस्तों को हमारे बारे में क्यों नहीं पता? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, क्योंकि मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? फिर काहे का रिलेशनशिप जब तुम्हारे दोस्तों तक को नहीं पता चल पाया है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, देखो तनु, मेरी बात सुनो। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्या? बोलते हुए वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। तनिष्का इतने करीब आ गई थी कि माधव के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। तनिष्का बोली, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना। बोलने दोगी तब तो बोलूंगा ना। ऐसे आंखें दिखा रही हो जैसे खा ही जाओगी अब। बिल्कुल, दिल तो मेरा यही कर रहा है कि खा जाऊं। पर क्या करूं, तुम्हें खा लिया तो शादी किससे होगी मेरी? एग्जैक्टली, इसलिए मेरा जिंदा रहना जरूरी हो जाता है। तो अभी थोड़ी शांत हो जाओ, प्यार से बात करते हैं। मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। माधव ने थूक का घूंट निगला और बोला, बड़ा शांतिपूर्ण प्यार है। अच्छा सॉरी, मैंने नहीं बताया। माफ कर दो। तनिष्का ने गहरी सांस भरी और बोली, देखो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे से मुझे ये शर्मिंदगी नहीं झेलनी है। तुम्हारे दोस्त, पड़ोसी, मोहल्ले वाले सबको मेरे बारे में पता होना चाहिए। मेरा भी मन करता है कोई मुझे भाभी बोले। माधव ने सुना तो हंस दिया और बोला, अच्छा, तो ये सुनने के लिए इतनी नौटंकी हो रही है? भूलो मत, तुम भी मेरे मोहल्ले से ज्यादा दूर नहीं रहती हो। गली के बच्चे तुम्हारे घर के बाहर आकर भाभी भाभी चिल्लाने लगे ना, तो तुम्हारे भैया सारा शौक उतार कर रख देंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, गली मोहल्ले में मत बताना, लेकिन दोस्तों को सबको पता होना चाहिए। जी, जैसा आप कहें सरकार, बोलकर माधव ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तनिष्का ने उसके हाथ में हाथ डाला और दोनों साथ साथ में आगे निकल गए। अनायरा घर पहुंची तो देखा कि अर्श अंजलि के साथ बाहर गार्डन में खेल रहा था। कभी वो अंजलि को पकड़ने भागता तो कभी अंजलि उसे देखकर लगी नहीं रहा था कि सुबह तक वह बीमार भी था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी बीमारी सिर्फ अंजलि के उसके पास न होने की वजह से थी। शिवाक्ष भी वहीं बाहर बैठा अपना कुछ काम कर रहा था। अनायरा घर के अंदर चली गई। अंदर दीक्षित जी और बाकी सब बैठे टीवी देख रहे थे। अनायरा चुपचाप कमरे में चली गई। एक बार फिर से आर्यन को कॉल किया तो अभी भी कॉल नहीं लगी। कहाँ होगा ये? नाराज तो नहीं हो गया होगा ना? पर मैं क्या करती उस वक्त, मैं आ ही नहीं पाई। लेकिन उसने सुबह से मिलने का कह दिया था आरू, उसके बाद भी ऐसा हुआ तो उसका नाराज होना तो जायज है। अभी क्या करूं? उसके घर जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो अजीब लगेगा। क्या कहकर जाऊंगी वहां? किसी को घर पर कॉल कर लेती हूँ। नहीं यार, अगर घर में किसी और ने उठा ली तो कहाँ जाऊं मैं? बोलते हुए वो परेशान सी बैठ गई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो झट से बोली, अरे यार, मुझे तो मोक्ष भाई से भी बात करनी है। ऐसा करती हूँ, अभी नानी के घर चली जाती हूँ। जूही की प्रॉब्लम तो दूर हो। सोचते हुए उसने अलमारी से कपड़े निकालकर बदल लिए। उसने एक गुलाबी रंग का जंपसूट पहना और बाल बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर वो शिवाक्ष के सामने खड़ी हो गई। शिवाक्ष ने उसे देखा और बोला, कपड़े बदल कर कहाँ जाने की तैयारी है? अभी ही घर आई थी और अभी ही फिर से तैयार हो? अनायरा ने दांत दिखाए और बोली, नानी के घर जा रही हूँ पापा। अचानक से उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, हाँ वो अहिदी की याद आ रही थी, तो इसीलिए अर्श ने सुना तो जल्दी से भागते हुए वहां आया और बोला, मैं भी जाऊंगा। शिवाक्ष बोला, आप क्यों जाऊंगा? अभी तो मम्मा को 1 मिनट को भी नहीं छोड़ रहे थे और अब जाऊंगा जाऊंगा बोल रहे हो। अब मम्मा के पास नहीं रहना है क्या? कोट कॉमा। अर्श ने अंजलि को देखा और बोला, मम्मा भी हमारे साथ जाएंगी। कोट कॉमा। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, जी नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी मेरे पास। आप दोनों को जाना है तो जाओ, मम्मा नहीं जाने वाली। अर्श ने अंजलि का हाथ पकड़ा और बोला, आप जाओगे ना मम्मा? कोट कॉमा। अंजलि शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष बोला, नो, मैंने कह दिया ना, नहीं जाएगी वो। अर्श बोला, पर मम्मा ने तो कुछ बोला ही नहीं है। ये तो आप ही बोल रहे हो ना। मम्मा बोलेंगी भी नहीं, मैंने कह दिया वो ही मानेंगी आपकी मम्मा। लेकिन ऐसा क्यों है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, क्योंकि आपकी मम्मा मेरी सर्वेंट है। अंजलि भौएं चढ़ाए उसे देखने लगी। शिवाक्ष भी गहरी नजरों से एकटक उसे देखने लगा। अर्श बोला, सर्वेंट? लेकिन मम्मा आपकी सर्वेंट क्यों है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम,
मम्मा से पूछ लो, बोलकर शिवाक्ष तिरछा मुस्कुरा दिया। अंजलि घुटनों के बल अर्श के पास बैठी और बोली, आपका नानी घर जाने का मन है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श बोला, आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बोलकर वो उसे लिपट गया। फिर अनायरा के पास गया और बोला, आप वापस कब आओगे? कोट कॉमा, मैं कल आ जाऊंगी। ओक, बाय डिडू, बोलकर अर्श उसे नीचे झुकाकर उससे लिपट गया और उसके गाल पर भी चूम लिया। अनायरा सबको बाय बोलकर निकल गई। उसने आही को भी बता दिया था कि वो आ रही है। अनायरा राणा हाउस पहुंची तो सब उसके आने से बहुत खुश थे। सबके साथ बैठी बातें करते हुए वो मोक्ष के घर आने का इंतजार करने लगी। शाम के वक्त मोक्ष घर आया तो अनायरा ने उससे बात करना चाहा, लेकिन घर आते ही मोक्ष वापस से बाहर जाने के लिए निकलने को तैयार था। अनायरा बोली, मोक्ष भाई, अभी आप आए थे और अब जा रहे हैं? मोक्ष के चेहरे पर उदासी भरे भाव थे। उसने उदासी से भरकर कहा, कुछ जरूरी काम है अनायरा, तो जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी कि तुम आए और मैं घर पर ही नहीं हूँ, बट इस काम को टाल नहीं सकता मैं। इट्स ओके भाई, काम है तो जाना पड़ता है। वापस कब तक आएंगे आप? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी कोई आइडिया नहीं है, कोशिश होगी जल्दी आ जाऊं। ठीक है, आराम से जाएगा। मोक्ष उसे हक करके वहां से निकल गया। अनायरा सोच में पड़ गई, फिर आही को देखते हुए बोली, मुझे भाई उदास लग रहे थे आही दी। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पता नहीं यारू, 2-3 दिन से ऐसा ही है कर रहा है। घर में भी आकर सबके साथ नहीं बैठ रहा, पता नहीं क्या सोच रहा है। मुझे लग रहा है कि जॉब का प्रेशर हो गया है इसके ऊपर। अनायरा ने सिर हिलाया और बोली, हो सकता है आहीदी, नया नया काम है, हमें उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस करवाना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये भार कम हो। ऐसा क्या कर सकते हैं? अनायरा बोली, एक छोटी सी गेट टुगेदर रखते हैं, जिसमें सिर्फ हम कज़न और दोस्त होंगे, और उसमें ढेर सारी गेम्स होंगी जिसमें शामिल होकर उनको अच्छा लगेगा। कोट कॉमा, हम ये कर सकते हैं, तो फिर कब रखें? कोट कॉमा, जब वो फ्री हों, इस संडे को। कोट कॉमा, ओक डन, तो फिर तैयारी करते हैं। तुम मेरा साथ दोगी ना? कोट कॉमा, ऑफ कोर्स आही दी, ये गेट टुगेदर हम फार्म हाउस पर रखेंगे, वहाँ सब मैनेज करना भी आसान होगा। कोट कॉमा, ग्रेट, बाकी का सब मैं देख लूंगी, आही ने एक्साइटमेंट से कहा। फिर बोली, ऋषि भी आ सकते हैं ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अनायरा ने सहजता से कहा। आही मुस्कुरा दी। थोड़ा अकेले में वक्त पाकर अनायरा ने एक बार फिर से आर्यन को कॉल लगा दी। अभी भी फोन ऑफ आ रहा था। सुबह से शाम हो गई, से कैसे फोन ऑफ आ रहा है? ये ठीक तो होगा ना? वहीं आर्यन का फोन स्विच ऑफ हो गया था। उसने घर आकर फोन चार्जिंग पर लगाया और चालू करके देखा तो अनायरा के कई सारे मैसेज और कॉल्स थे। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई याद मेरी, बोलकर उसने वापस से अनायरा को कॉल लगा दिया। अनायरा ने झट से कॉल उठा लिया। हेलो आर्यन, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ठीक तो हो ना? अनायरा ने बिना वक्त गंवाए कहा। आराम से, एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए, मिल गया मेरे लिए वक्त, आ गई मेरी याद। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ताने मार रहे हो मुझे? तुम जाते ही कब हो मेरे दिमाग से, जो याद करना पड़ेगा? चलो झूठी, तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी, तभी तो सुबह से लेकर 1 मिनट भी मेरे लिए नहीं निकाला। ऐसा मत कहो, मुझे परवाह है तुम्हारी। वो तो आज जूही परेशान थी ना, तो उसके साथ चली गई थी। हम बाकियों की परेशानी की बराबर फिक्र है, और मेरा क्या बाबू, मैं कुछ नहीं हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हो ना, बहुत कुछ ही। क्या हूँ बताओ? सब हो, दोस्त भी, प्यार भी, साथी भी, बॉडीगार्ड भी, हंसने की वजह भी, सब कुछ। ओक, इतना कुछ हूँ तो फिर मिलने आओ। अभी? अनायरा ने हैरानी से पूछा। जी अभी, आर्यन ने कहा तो अनायरा सोच में पड़ गई। पर आर्यन, अभी कैसे? शाम हो चुकी है और अभी तो मुझे कुछ नहीं सुनना है बेबी। प्यार करती हो तो दिखाओ। मैं नाराज हूँ तुमसे, बात करनी है तो यहाँ आकर बात करना अब। बाय, बोलकर उसने कॉल कट कर दी। आर्यन, अनायरा ने पुकारा लेकिन कॉल कट चुकी थी। अनायरा खुद से बोली, ऐसे कैसे कॉल काट दी? हाँ वैसे मैंने भी ऐसे कई बार काटी है, पर इतना बुरा लगता है आज पता चला। अब क्या करूं मैं? वो यहाँ वहाँ टहलते हुए सोचने लग गई। भाग समाप्त।